Okay, so welcome back, and today we start with the last segment of the chapter number 3, is chemical reaction and equation वाला part. हमारा जो last segment बचा that is oxidation and reduction, corrosion and rancidity वाला part. तो हम लोग इस topic इस actually video में ये पूरे तीनों topics cover करने वाले हैं. तो हम पहले regarding बात करते हैं कि oxidation and reduction क्या होता है. This is a very important topic, just इस chapter के respect में नहीं, but अगर हम लोग पूरे science 1 में देखोगे तो हम लोग को ये वाला segment कहीं ना कहीं फिर से repeat होते हुए दिखेगा. सिर्फ ये दो वर्ड की बात कर रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन वाला पार्ट क्या होता है. तो हम ऑक्सीडेशन की मतलब की बात करें तो ऑक्सीडेशन का एक्चुअली तीन मीनिंग है. द फर्स्ट मीनिंग स्टेट्स एज ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा ऐसे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे. या फिर किसी भी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी रिएक्शन का हाइड्रोजन निकल जाएगा ऐसे वाले को भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे. एंड थर्ड वन इज लॉस या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब किसी रिएक्शन में कोई एटम एलिमेंट वाला पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा ऐसे वाले पार्ट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे. इसी का जस्ट उल्टा वाला पार्ट इज रिडक्शन. रिडक्शन वाले केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा. अगर इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा तो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तो इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये वाला ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल हो गया. जब किसी एडिशन मतलब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा ऐसे वाले को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं. इसका एग्जांपल वाला पार्ट क्या है, लाइक सपोज हम सिंपल लेते हैं कार्बन. कार्बन को अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये लेके हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था बट जब उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें ऐड वाला पार्ट हो गया. ऐसे वाले में जब किसी एटम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा इसको हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे. तो इस पूरे रिएक्शन को बोलेंगे यहाँ पर कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है. अगर सेकेंड वाला बात करें, अगर मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये भी क्या बनाएगा, MgO. तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला पार्ट. तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन पहले नहीं था और यहाँ पर ऑक्सीजन वाला पार्ट ऐड हो गया तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. या फिर अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की रिगार्डिंग बात करें तो ये हो जाएगा लाइक MgH2. ये ना मैग्नीशियम हाइड्रेट वाला पार्ट होगा. जब ये रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला पार्ट अलग हो जाएगा. ये रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. पहले हाइड्रोजन अटैच था, अब हाइड्रोजन निकल गया. इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला पार्ट बोलेंगे. ये बताओ एक और रिएक्शन दिया हुआ है, इट इज CH3CH3 reacting with CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी निकल रहा है. अब इस रिएक्शन को तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये वाला रिएक्शन एक्चुअली तो चैप्टर नंबर 9 में ज्यादा आएगा. इसमें तुम से एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. लोगों को डैश दिख रहा है, मतलब कार्बन से कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, जरूरी है एक सिंगल बॉन्ड होगा. तो हर कार्बन से 4 डंडी निकलना जरूरी है. कार्बन का एक्चुअली वैलेंसी 4 है, कार्बन का टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है. अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो 2,4 लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएगा. वो 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन से शेयर कर लिया तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे. तो 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा. सिमिलरली इस कार्बन के पास भी एक शेयरिंग यहाँ पर हो चुका है. तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा. अगर इसी वाले पार्ट में से अगर मेरा हाइड्रोजन निकल जाता है, हाइड्रोजन हमेशा डायटॉमिक होता है, हमेशा वो दो का जुड़ा, कभी भी हाइड्रोजन सिंगल नहीं होता, हमेशा H2 वाला पार्ट होता है. तो अगर मुझे दो हाइड्रोजन को निकालना होगा कहीं से भी समझ लो, तो मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो हम मान लेते हैं ये हाइड्रोजन को निकाल देते हैं. तो इसके वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन तो अलग निकल जाएगा, तो मैंने H2 वाला पार्ट तो लिख दिया बट ये जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल हो गया. तो अगर इसको स्टेबल होना रहेगा तो 4 बॉन्ड तो बनना चाहिए, 4 वाला पार्ट बैलेंस होना चाहिए था. तो पहले 4 था, अब कितना हो गया, 1 2 3. तो उसको ये एक और जो फिलिंग करना होगा, वो फिलिंग कहां से करेगा, तो ये कार्बन क्या करेगा, इसी के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा. तो कार्बन ही कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और जो बचा हुआ 2 रहेगा वो 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करना स्टार्ट करेगा. इसके इसका फॉर्मूला बनता है C डबल बॉन्ड C. तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड C और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो H2 and H2 और एक हाइड्रोजन क्या हो गया, बार हो गया.
इसी वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एज एन ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। अगेन अब ये ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें कुछ एजेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम लोग देखते हैं इस वाले पार्ट में क्या होगा कि सब के सब रिएक्शंस डायरेक्टली नहीं होते, कभी कभी हम लोगों को एक एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है। अब एजेंट्स का काम क्या होता है, सबसे पहले एजेंट्स वो होते हैं जो सप्लाई करते हैं। लाइक तुम लोग समझ लो, लाइक नॉर्मली समझ लेंगे कि अगर तुम लोग किसी को घर बाय करना है या तुम लोग घर बेचना है, तुम लोग को एक दलाल का रिक्वायरमेंट होगा, पर्सन का रिक्वायरमेंट होगा, जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं। मतलब वो हमारे क्या हो जाएंगे, एजेंट्स हो जाएंगे। वो एजेंट्स आप लोगों को हेल्प करेंगे इफ यू वांट टू बाय अ फ्लैट, और वो आप लोगों को हेल्प करेंगे इफ यू वांट टू सेल अ फ्लैट। दैट्स द रीजन वाला पार्ट हम एजेंट्स लेते हैं। एजेंट्स वाला हमारा वर्क को थोड़ा ईज करता है। सिमिलरली किसी किसी रिएक्शन में रिएक्शन को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए वो एजेंट्स का रिक्वायरमेंट आता है। तो एजेंट का मेन मुद्दा क्या हो जाएगा, एजेंट आएगा और ऑक्सीजन को अवेलेबल कराएगा, वो ऑक्सीजन सप्लाई करने का हेल्प करेगा, सो दैट जो रिगार्डिंग सब्सटेंस, जो भी रिक्वायर्ड सब्सटेंस होगा वो उस चीज से ऑक्सीडाइज हो जाए। तो सर एक एग्जांपल दिया हम लोग को, लेट्स सी एग्जांपल क्या है। इट इज अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, इट इज CH3CH2OH वाला पार्ट। जब दो कार्बन आ जाएगा तो ये बनेगा इथ, मतलब इथाइल, और जिसके अंदर OH होता है वो हमारा होता है एल्कोहल। सिमिलरली CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड वाला पार्ट ना। अब इसी रिएक्शन के अंदर अब मुझे वो ऑब्जर्व करोगे तो एक ऑक्सीजन दिख रहा है, बट यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एडअप हो गया। तो अगर ये ऑक्सीजन एडअप हुआ रहेगा तो ये ऑक्सीजन आया कहां से, तो इसी रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं O और एक ब्रैकेट के साथ। ये जब O ब्रैकेट में लिखा जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन इज एन रिएक्टिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन बनने का पहले का स्टेट होता है। कहने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन हमेशा O2 होता है। जैसे हाइड्रोजन डायटोमिक होता है, दो जुड़े हुए रहते हैं, वैसे ऑक्सीजन भी दो जुड़े हुए रहते हैं। बट यहाँ पर तो सिर्फ सिंगल O दिख रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन बनने वाला है, बना नहीं है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। साथ में इसको रिएक्ट करवाया जाएगा A2Cr2O7 स्लैश H2SO4, इट इज पोटेशियम क्रोमेट। तो ये वाला पार्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट बोल लो, और ये H2SO4 है, मतलब एसिडिक, तो ये एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला पार्ट हो जाएगा। अब ये एक्चुअली कर क्या रहा है यहाँ पर, जब हम लोग इथाइल अल्कोहल के अंदर K2Cr2O7 प्लेस करेंगे विद एन एसिड, मतलब एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे, तो ये बंदा रिएक्शन में इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए हेल्प करेगा। जब ये इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हेल्प करेगा तो इस पर्सन को जिसने ऑक्सीजन हेल्प किया, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई किया या इसको ऑक्सीडाइज कराने में हेल्प किया होगा, ऐसे वाले को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेंट। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले, ऑक्सीडेंट बोलो, बात एक ही होगा। इन लोगों का सिंपल काम ये होगा, वो लोग रिएक्शन में जाएंगे और उस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज करवाने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल करवा देंगे। दैट इज नथिंग बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तुम उसको ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हो। तुम को टेक्स्ट बुक में 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम दिए। जो पॉपुलर वाले पार्ट है, इट इज K2Cr2O7, इट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट वाला पार्ट इज H2O2 which is hydrogen peroxide, and next is O3. O3 is nothing but your ozone. इसमें 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ये वाले माइल्ड ऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत लेस रिएक्टिव यूज करते हैं, हम लोग ज्यादा के ज्यादा ये वाला पार्ट यूज करते हैं। तो ये दो 4 एग्जांपल याद रख लेना, कहीं तुम लोग को गिव 2 एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट बोला रहेगा, तुम लोग को ये वाला पार्ट लिखने आना चाहिए। इसी के साथ अगर हम लोग ने H2SO4 यूज कर लिया, या इधर भी हम लोग ने H2SO4 यूज कर लिया, तो ये एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इन लोगों का मेन काम यही होता है, वो लोग जाएंगे रिएक्शन में, ऑक्सीजन सप्लाई करके वापस आ जाएंगे। एजेंट का काम ही क्या होता है, सप्लाई करने का। अगेन अब ये तो हो गया दो मीनिंग वाला पार्ट। हमने कैसे बात किया एग्जांपल, या तो रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या फिर हाइड्रोजन निकल रहा होगा।
अब एक एग्जांपल ऐसा है जहां पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का खेल हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का खेल देखते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला पार्ट बनता है। ओके, अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट हम देख रहे हैं, जो हमने दो रिएक्शन देख लिया जहां पर एक्चुअली ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या, तो टेक्स्ट में एक ह्यूज रिएक्शन दिया है। रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज KMnO4, इट इज पोटेशियम परमैंगनेट reacting with FeSO4 iron sulfate plus H2SO4, it is acidic potassium permanganate, मतलब ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। जब ये रिएक्ट करेगा तो K2SO4 बनाएगा, इट इज पोटेशियम सल्फेट, फिर Mn वाला पार्ट आएगा, इट इज MnSO4 मैग्नीज सल्फेट प्लस Fe2SO4 थ्राइस प्लस वाटर वाला पार्ट। अगर तुम लोग इतना बड़ा रिएक्शन लर्न तो नहीं करना है, बट हम लोग को इसमें मेन मुद्दा क्या है वो वाला पार्ट समझते हैं। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ये तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एसिड के साथ मिक्स किया गया है, तो इन दोनों ने किसको ऑक्सीजन सप्लाई किया होगा, तो उन्होंने इसको ऑक्सीडाइज करने का ट्राई किया होगा। तो हम लोग को इसके रिलेटेड जो भी चीजें बन रही है उसको कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, हम लोग को जो स्टडी करना है वो आयन के सल्फेट के रिगार्डिंग बात करना है। तो हम देख लेते हैं इसका वर्ड कि हम लोग का मेन काम किससे, कि हमारे आयन सल्फेट के अंदर क्या हो रहा है। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो आयन सल्फेट है, राइट हैंड साइड देखोगे तो भी आयन सल्फेट है, बट दोनों के अंदर फॉर्मूला में चेंज आ गया। इसको भी दोनों रीड करोगे आयन सल्फेट वाला पार्ट, इसको भी रीड करोगे आयन सल्फेट वाला पार्ट, तो ये फॉर्मूला में चेंज कैसे आया। तो हम लोग नॉर्मली सब बनाने के जो फॉर्मूलाज बनता है उसका ध्यान से देखते हैं कि आयन एक्चुअली कैसा है। सबकी कुछ ना कुछ वैलेंसी होती है, लाइक एक ही वैलेंसी होता है। लाइक तुम सोडियम की बात करोगे, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है। मैग्नीशियम की बात करोगे तो वैलेंसी 2 होगा। एल्यूमिनियम की बात करोगे वैलेंसी 3 होगा। तो अगर मैं किसी से रिएक्ट करवा देता हूँ समझाने के लिए कि अगर मान लो हम मैग्नीशियम ले लेते हैं, अगर मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा होगा तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते हैं MgCl2। ऐसा फॉर्मूला बनाने का तरीका है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला में चेंज आने का रीजन क्या है, लास्ट ईयर 9th में आप लोगों को सिखाया गया था कि आयन, मर्क्यूरी एंड कॉपर, ये तीन ऐसे एलिमेंट है जिन लोगों की दो वैलेंसीज है, वेरिएबल वैलेंसीज होती है। वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा। तो आयन की वैलेंसी क्या होती है, आयन की वैलेंसी 2 भी होती है, आयन की वैलेंसी 3 भी होती है। जब आयन की वैलेंसी 2 होगी, ऐसे वाले को हम लोग रीड करते हैं फेरस। जब आयन की वैलेंसी 3 होगी, ऐसे वाले को हम लोग रीड करते हैं फेरिक। तो ये वाले कैसे ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं इसको भी ब्रेक कर दूं तो यहाँ पर Fe और SO4 है, यहाँ पर दोनों के नीचे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये 2 प्लस है और ये 2 माइनस है। बट जब हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे तो ये 3 वाला पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आया होगा, तो ये हो जाएगा Fe3 प्लस और ये हो जाएगा SO4 2 माइनस। सल्फेट का वैलेंसी तो -2 वाला पार्ट ही है, बिकॉज सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है। तो ये वाले कैसे, अगर तुमको ये नहीं समझा होगा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम का वैलेंसी भी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 है। जब दोनों का सेम सेम होता है उसको कैंसिल कर देते हैं और लिखते हैं कि हम लोग MgO। उसी तरह से ये भी ऐसे ही बना है, आयन की वैलेंसी भी 2 है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है, तो 2 कैंसिल होकर ये बन गया। तो उसके लिए मैंने ऊपर 2 लिखा, ऊपर -2 लिखा। ये 2 प्लस क्यों लिखा है, बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये 2 माइनस क्यों लिखा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। उसी तरह से अगर 2 वाला पार्ट है तो ये वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज फेरस। बट ये वाले पार्ट में 3 है यहाँ पर, तो 3 इसके पास आएगा, 2 इसके पास आएगा, तो ये 3 वाला पार्ट है, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, फेरिक हो गया। तो फिलहाल के लिए हम लोग को सल्फेट का भी काम नहीं है, तो हमारा मेन मुद्दा किस पे आ जाएगा, Fe2 प्लस। एक्चुअली इस रिएक्शन में Fe3 प्लस बन रहा है, मतलब हमारा फेरस वाला पार्ट फेरिक बन रहा है। तो इससे ऑक्सीडेशन का मतलब कैसे निकल जाता है सर, तो ये वाले कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पर 2 प्लस है। 2 प्लस कब आया, जब आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 2 पॉजिटिव चार्ज उस पर आया। अगर वो 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव आ गया, मतलब उसने अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाला तो 1 पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। इसके वजह से यहाँ पर उसने एक्चुअली क्या किया, ही लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया, इसके लिए एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया होगा। इसी वाले पार्ट को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, जरूरी नहीं हमेशा के ऑक्सीजन ही ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन ही निकल रहा हो।
कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा ऐसे वाले को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर वाला पार्ट, मैंने रिएक्शन सब लोग बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन वाले पार्ट का मतलब ही उसके नाम से आ जाता है कि एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो अगर हम लोग रेडॉक्स के नाम लिखे, इट्स लाइक रेडॉक्स, क्या लिख रहा हूँ, इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। वर्ड को ब्रेक करते हैं। रेडॉक्स वाले पार्ट में हाफ इज रेड एंड एक्स ऑक्स, रेड एंड ऑक्स वाला पार्ट, तो रेड वाला पार्ट इज नथिंग बट कम्स फ्रॉम रिडक्शन एंड OX इज नथिंग बट माय ऑक्सीडेशन। तो जब किसी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो, एक साथ हो रहा होगा, ऐसे वाले रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज माय रेडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जांपल वाले पार्ट में पूछ भी सकते हैं, व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या रिडक्शन हो सकता है या फिर दोनों वाला पार्ट भी हो सकता है। तुम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए आया होगा। अब आइडेंटिफिकेशन वाले पार्ट में कैसा है कि तुम लोग ऑब्जर्व करो कि हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस किया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी किया, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी किया। अब हम ये रिएक्शंस कर रहे हैं। तब तुम लोगों को समझ में आएगा कौन सा वाला पार्ट क्या होगा। तो हम क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे कि आप लोगों को रिएक्शंस दे दिया होगा, अब बताओ कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है, या फिर अगर हम लोग को टाइप ऑफ रिएक्शन में से चाहिए होगा, लाइक कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, तो सिंपली लिखेंगे विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तब आप लोग वो वाला पार्ट लिखना स्टार्ट करना। या फिर अगर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक पूछना रहेगा तो स्पेसिफाई करेंगे, एक रिएक्शन दे दिया होगा, इज इट अ एंडोथर्मिक रिएक्शन और इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, तो आप लोग वो वाला पार्ट लिख लेना। तो इतना आप लोग कंफ्यूजन मत लेना कि सर कैसा वाला रिएक्शन होगा। एक ही रिएक्शन दोनों के एग्जांपल भी हो सकते हैं, वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, तो वो वाला पार्ट आप लोग मेजर अप देख सकते हैं। मैं सिखाने टाइम यही बताया था कि ऐसे रिएक्शन लर्न करो जो दोनों के अंदर काम आ जाए, तो आप लोगों को ज्यादा रिएक्शन लर्न करने का काम ना बने, बट कुछ कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लर्न करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस फॉर दैट। ओके, अब लोग रिडक्स रिएक्शन की रिगार्डिंग बात करते हैं। CuO plus H2 gives you Cu plus H2O. ओके, दिस कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, कॉपर एंड वाटर वाला पार्ट बना रहा है। ओके, ये है ना, हाँ ठीक है, ये सही है। ओके, सर ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो बोले हम लोग क्या पता क्या हो रहा है सर, तो लोग ऑब्जर्व करो इसे। पहले हम फर्स्ट वाले बात करते हैं, कॉपर ऑक्साइड को देखो। कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, मैं क्या लिख लेता हूँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट क्या होता है, ओ एक टॉपिक तो बताना भूल ही गया, चलो ठीक है, इसी में देख लेंगे। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट क्या होगा, ऑक्सीडेशन इज कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इस फेज की बात करेंगे, तो ये वाले पार्ट में कॉपर से ऑक्सीजन निकल चुका है, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तो ये जो रिएक्शन वाले पार्ट हुआ है इस जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज रिडक्शन। सेकेंड वाला केस, हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करो, हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गया है, तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है इसका मतलब यहां पर हुआ है ऑक्सीडेशन। सब लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस सिंगल रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है, ऐसे वाले रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट। अब ये रिएक्शन वाले पार्ट में कौन किसकी वजह से हो रहा है वाला पार्ट समझने का ट्राई करो। अगर ऑब्जर्व करोगे, ऑक्सीजन यहां से निकल गया, तो ये निकला किसकी वजह से, अगर मैं बोलूंगा कॉपर के पास ऑक्सीजन था और ये कॉपर बन गया, तो यहां से ऑक्सीजन निकालने वाला बंदा कौन है, तो निकालने वाला बंदा तो अगर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ने एक्चुअली क्या किया, यहां से ऑक्सीजन निकाला है। सिमिलरली हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आया, अगर मैंने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया कॉपर के, तो कॉपर के पास ऑक्सीजन निकालने वाला बंदा कौन है, हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आया, तो ये ऑक्सीजन आया कहां से, तो वो आया किसके पास से,
कॉपर के पास से आया। तो ये हाइड्रोजन कॉपर एक दूसरे के लिए क्या काम करे समझने का ट्राई करो। अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, वो लोग रिएक्शन में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये ऑक्सीजन भाई आया कहाँ से, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, कॉपर ऑक्साइड के पास आया, कॉपर ऑक्साइड ने दिया। तो यहाँ पर एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड मेरा क्या काम कर रहा है, इट इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडेंट, या फिर हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है, सप्लाई करने का। अब जो मैं स्किप किया था मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वैसे रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। ऑक्सीजन एजेंट का काम करता है ऑक्सीजन सप्लाई करने का, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा, ऑक्सीजन लेने का। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बात करेंगे, अगर इसने उसको ऑक्सीजन सप्लाई किया तो इस बंदे ने इससे ऑक्सीजन लिया भी तो है, तो इसने एक्चुअली क्या कर दिया, इससे ऑक्सीजन ले लिया। तो हाइड्रोजन विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये दो टर्म्स आप लोग को समझने का ट्राई करना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कॉपर ऑक्साइड वाला पार्ट रिड्यूस होके कॉपर बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है, उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से हो रहा है। अगर मुझे घर लेना है और मुझे घर मिला तो मुझे घर किसके वजह से मिला, मेरे एजेंट की वजह से मिला होगा। वैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस आया किसके वजह से आया, कॉपर ऑक्साइड की वजह से आया, तो ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड अगर कॉपर बन रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिड्यूस करने वाला बंदा कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ने इस चीज को निकालने में हेल्प किया, तो ये मेरा क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। दिस इज नथिंग बट ए रेडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट, क्वाइट सिंपल है, इतना कुछ लोड नहीं है, बट टेक्स्ट बुक में कुछ वर्ड्स घुमाने का ट्राई किया तो देख लेना। रिड्यूसिंग एजेंट का एक और वर्ड इज रिलक्टेंट वाला पार्ट, वो भी आप लोग यूज कर सकते हो, फिर रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इट इज करोजन। करोजन के अंदर पहले करोजन वाला पार्ट क्लियर। करोजन के अंदर करोजन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हर एक वर्ड जब करोजन सुनते हैं ना उन लोग के सीधा दिमाग में क्या आता है, रस्ट, जंग लगना। करोजन का एक एग्जाम्पल रस्ट है, बट करोजन का मतलब रस्ट नहीं हो सकता। करोजन वाला पार्ट इज नथिंग बट लाइक मेटल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, चमक होती है मेटल्स के ऊपर, वो लोग शाइन करते हैं। लाइक ये कॉपर का रिंग है मेरे पास, तो देखोगे थोड़ा सा शाइन कर रहा होगा। जब इस कॉपर मेटल के ऊपर कुछ लेयर आ जाएगा जिसकी वजह से ये मेटल डल हो जाए, थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाएगा, वो चमक जो शाइन होगी वो शाइन चली जाएगी, लस्टर प्रॉपर्टी कम होने लग जाएगी, ऐसे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, करोजन। तो जब किसी भी मेटल के ऊपर कोई दूसरा लेयर आ जाए, वो लेयर किसकी वजह से हो सकता है, कोई भी गैस की वजह से हो सकता है। वाटर एंड गैस वाला पार्ट मिक्स करने की वजह से उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है। एग्जाम्पल हम डे टू डे लाइफ का एकदम करोजन का तो रस्ट तो हम लोग समझ ही लेते हैं, बट अगर हम ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं, ऑर्नामेंट्स में सिल्वर की बात करो, सिल्वर धीरे धीरे काला होने लग जाता है। तो दैट ब्लैक कलर की वजह से क्या होगा, अगर तुम सिल्वर नया नया खरीदोगे चांदी चमकेगा ना, बट ये जो काला हो जाएगा तो वो ब्लैकिश बन गया, तो उसकी शाइन चली जाएगी, तो हम ऐसा पहनते भी नहीं है। तो ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, दैट इज करोजन वाला पार्ट। ऐसे एक और एग्जाम्पल हम बात करेंगे, दैट इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन न्यूयॉर्क सिटी, पानी के अंदर से वो स्टैच्यू वाला पार्ट लेके खड़ा है। तो ये वाला पार्ट एक्चुअली बना कैसे था, कॉपर से बना था। तो कॉपर तो ऐसा कलर का दिखता है अपने को, बट वो पूरा ग्रीनिश ब्लूइश ग्रीन कलर का दिखने लगा, मेनली ग्रीन कलर का हो गया। दैट ग्रीन कलर वाला पार्ट इज नथिंग बट उसके ऊपर एक कॉपर कार्बोनेट वाला पार्ट का एक लेयर आ गया, दैट लेयर इज नथिंग बट करोजन। तो करोजन का सिंपल मतलब हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि मेटल के ऊपर जब कुछ दूसरा लेयर आ जाएगा जिसकी वजह से मेटल खराब होने लग गया है, सड़ने लग गया है, और उसकी प्रॉपर्टी धीरे कम होने लग जाएगी, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, करोजन। इन शॉर्ट डल हो रहा है, तो लोग नई नई गाड़ी लेके आ जाओ, धीरे धीरे वो भी खराब होने लगेगी, चमक चली जाएगी। या फिर घर पे कबर्ड धो लो, वो भी कबर्ड वाला पार्ट रहेगा, नया नया चमकेगा, मस्त में पेंट वेंट किया होगा, जैसे जैसे साल साल पुराना हो जाए, 5 साल 10 साल 15 साल पुराना हो जाएगा, कलर निकलने लगेगा, फिर जंग लग जाएगा, तो वो जंग लगने वाले में रेड रेड डॉट्स आने लग जाएंगे। तो मेरे को इस चैप्टर में इस करोजन वाले पार्ट में एक्चुअली जंग लगने की ही बात करनी है। बाकी वाला पार्ट हम लोग चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी में पढ़ेंगे, फिलहाल के इतना लोड नहीं है, बट हम लोग वजह से देखते हैं जंग वाला पार्ट क्या है। तो मैं कुछ एक्सप्लेन करने का कुछ टेस्ट ट्यूब्स बनाए गए, मैं टेस्ट ट्यूब पहले बना लेता हूँ कि क्या क्या बताया उन्होंने। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं थोड़ा डायग्राम बना लिया, थोड़ा अच्छा बुरा समझ ले, माफ कर लेना, तो देख लेना क्या है। अगर हम टेस्ट ट्यूब की रिगार्डिंग बात करें, 4 टेस्ट ट्यूब लिए, चारों में उन्होंने लोखंड की खिल्ली ले लिया, मतलब आयन आ गया। फर्स्ट वाले में बॉइल्ड वाटर एंड ऑयल लगाया, तो ऑयल ऊपर आ गया, गर्म पानी अंदर है। नेक्स्ट वाला पार्ट बॉइल में ठंडा कर दिया, गर्म ही नहीं रखा है। सॉइल सोल्यूशन, पानी और नमक है, यहाँ पर सिर्फ हवा है,
और यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड है, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और हवा वाला पार्ट है, तो इसमें एयर वाला पार्ट, यहाँ पर हवा भी होगी, ऊपर रबर कॉक लगा के रखा है। तो ये वाला हम ये पूछना ट्राई कर रहे हैं कि इस वाले पार्ट में से कौन सी आयरन नेल में जंग जल्दी लगेगा या किसमें जंग नहीं लगेगा या किसमें स्लो होगा। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले वाला फर्स्ट देखते हैं। ऑयल है तो बाहर की हवा अंदर नहीं आ रही है, तो जंग लगने का मेन रीजन क्या है, लोखंड का जो दुश्मन, आयन का जो दुश्मन होगा, तो हम लोग को लगता है आयन का दुश्मन कौन है, वाटर। पानी लगेगा तो लोखंड खराब हो जाएगा, बट अकेला वाटर इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, देयर इज आल्सो गैस कॉल्ड एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, पानी वाला पार्ट जब साथ में मिल जाएंगे, जब ये दो दोस्त मिल जाएंगे तो ये लोखंड को बर्बाद कर देंगे, खराब कर देंगे। तो ये वाले केस में कैसे बात कर रहे हैं, वाटर तो है बट एयर वाला पार्ट नहीं आ रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट वाटर बॉयल करने से यहाँ के जो ऑक्सीजन का लेवल होगा वो भी कम हो जाएगा, तो इसमें जंग लगेगा जरूर, बट जो रस्टिंग का प्रोसेस होगा थोड़ा टाइम लगाएगा, थोड़ा स्लो होगा। सॉल्ट सोल्यूशन इज अ फेवरेबल कंडीशन, सॉल्ट सोल्यूशन वाले पार्ट के अंदर रस्टिंग सबसे जल्दी होगा। ये वाले कैसे वाटर वाला पार्ट है एंड ये आयरन नेल वाला पार्ट है। लाइक सपोज हम लोग मुंबई सिटी में रह रहे हैं, हम लोग तो हम लोग कोस्टल रीजन के बहुत नजदीक में रहते हैं, तो जब जो हवा आती है, एयर आती है, उसके अंदर मॉइस्चर वाला पार्ट रहता है, बट ये एयर के अंदर मॉइस्चर होता है थोड़ा सॉल्टी होता है, बिकॉज हम अरेबियन सी के बहुत नजदीक है। तो यहाँ पर जो जंग लगता है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अंदर चले जाओ, अंदर मतलब पुणे की तरफ, वो एयर धीरे धीरे प्यूरिफायर में वाटर को छोड़ देगी और वो ड्राई एयर अंदर जाना स्टार्ट करेगी, तो वहां पर सॉल्टीनेस थोड़ा सा कम होगा एज कम्पेयर टू इन सिटी ऑफ मुंबई। तो यहाँ पर जो गाड़ियां होती है वो जंग जल्दी पकड़ लेती है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट में, सॉल्ट वाले पार्ट में क्या होगा, वाटर भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो यहाँ पर रस्टिंग सबसे क्विक होगा। यहाँ पर सिर्फ हवा है, एयर है मतलब ऑक्सीजन है, बट वाटर वाला पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर एयर के अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा उससे धीरे धीरे रस्टिंग होना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर भी रस्टिंग का प्रोसेस काफी स्लो रहेगा। लास्ट वाले केस में इट इज कंप्लीटली ड्राई, मतलब हवा तो है सर यहाँ पर, बट ये हवा के साथ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाला पार्ट है। कैल्शियम क्लोराइड एक्चुअली क्या करता है, एयर के अंदर का जितना भी मॉइस्चर रहेगा सब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऑक्सीजन तो है बट मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर नहीं होने की वजह से ये एयर पूरी ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होगी जो अकेला ऑक्सीजन इसको खराब नहीं कर सकता, उसको मॉइस्चर का रिक्वायरमेंट भी होगा, तो यहाँ पर भी रस्टिंग वाला पार्ट नहीं होगा। इट्स अ स्लो रिएक्शन, वेरी क्विक, स्लो एंड इट इज ना के बराबर। ऐसे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रस्टिंग के लिए हम लोग को वाटर एंड ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट लगेगा। ओके, अब रस्टिंग इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलाइसिस, जो आप लोगों ने 9th में किया था। तो देखते हैं वाला पार्ट में क्या है, इतना लोड नहीं है एक्चुअली, टेक्स्ट बुक में तुम लोग को बहुत हाफ द वे दिया, इतना बहुत डिटेलिंग में नहीं दिया है, और हम लोग को डिटेलिंग में नहीं दिया तो लोग पढ़ेंगे भी नहीं, बोर्ड्स पूछेगा भी नहीं इतना डिटेल में, जितना दिया है उतना हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। ओके, सबसे पहले आयन के रिगार्डिंग बात करेंगे। आयन के ऊपर जो करोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। इस रस्ट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इट इज Fe2O3.XH2O। 1 मार्क का क्वेश्चन अलग से हो सकता है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर रस्ट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर रस्ट इज Fe2O3.XH2O। इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। साथ में वाटर मॉलिक्यूल के आगे जो X लिखा गया है ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग के आजू बाजू पानी कितना है। तो ये जो भी होगा, तो जैसे जनरल फॉर्मूला कि हर एक के अंदर Fe2O3 तो बनेगा, वाटर होगा, और वाटर कितने नंबर में होगा हमें पता नहीं, डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग वाला पार्ट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। अब रस्ट बनता कैसे, तो रस्ट बनने वाले पार्ट के प्रोसीजर में क्या होगा, अगर हम लोग नॉर्मली एक लोखंड ले लें, आयन का बार ले लें, इस आयन के ऊपर डेफिनेटली एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, वाटर आएगा, बाहर से आएगी हवा, मतलब एयर आएगी। अगर एयर आ रहा है तो एयर मुद्दा नहीं है, मुद्दा कौन है, एयर के अंदर कौन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर Fe वाला पार्ट है पूरा बार आयन से बना हुआ है, तो इट्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस रहेगा तो एक जगह पे बनेगा एनोड, तो उसको दूसरी जगह पे क्या बन जाएगा, कैथोड। अब एनोड का मतलब जो होता है इट इज पाव, एंड कैथोड का मतलब होता है NCr। पाव का मतलब होता है पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, एंड नेगेटिव NCr का मतलब क्या होता है, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है,
अब ये पूरा लोखंड का पूरा पट्टा है, पूरा स्लैब है, पूरा रॉड है, कुछ भी समझ लो, पूरा लोखंड का बार है ये। अब इस आयन वाले पार्ट में एक जगह ऐसा होगा जहां पर आयन क्या करेगा, आयन अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो ये 2 प्लस बन जाएगा, मतलब आयन क्या बन गया अभी हमारे लिए, फेरस बन गया। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अभी हमने बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, जहां पर आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो रीजन ऑटोमेटिकली एनोड बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पे होता है, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट आ गया। तो जहां पर आयन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा वो एंटायर रीजन मेरा क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। जैसे एनोड पे कुछ चल रहा होगा वैसे कैथोड पे भी कुछ चल रहा होगा, तो कैथोड वाले रीजन में क्या होगा, एयर वाले पार्ट मतलब ऑक्सीजन वाला पार्ट रहेगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रहेंगे, हाइड्रोजन के एटम्स रहेंगे, हाइड्रोजन और OH वाला पार्ट रहेगा ना, वाटर मतलब H+ और OH वाला पार्ट रहेगा, तो वो उस हाइड्रोजन से रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा और वो 4 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आते समझो, एक आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऐसा एक और आयन आएगा तो एक और Fe आया, ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो दो मिलके 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके बस यहाँ पर आ जाएगा, तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और ये मिलके क्या बनाएंगे, हमारा वाटर वाला पार्ट। सो कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। अब फर्स्ट स्टेप में हो गया, एनोड के ऊपर रिएक्शन हो गया, सेकेंड पे कैथोड पे भी रिएक्शन हो गया, तो हमने क्या बोलेंगे, आयन वाला पार्ट एक बार ऑक्सीडाइज करके क्या बन गया, Fe2 बन गया, तो फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 में क्या हो गया, आयन Fe2 बन गया और उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हो गया। सेकेंड वाले केस में ये हो गया मेरा रीजन ऑफ एनोड पे, ये हमारा एनोड का रिएक्शन है। वैसे ही कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और ये क्या बना रहा है, हमारा वाटर बना रहा है। यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जब ये रिएक्शन हो चुका होगा, Fe वाला पार्ट यहाँ पर रुकता नहीं है, आयन की वेरिएबल वैलेंसी है, मतलब 2 वैलेंसी होता है, तो आयन एक्चुअली क्या करेगा, एनोड से ट्रैवल करेगा कैथोड के ऊपर और ये सेकेंड टाइम ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, आयन जो 2+ है वो क्या बन जाएगा, आयन 3+, मतलब वो फेरस से क्या बन जाएगा, फेरिक, और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देगा। जैसे वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये आयन वाला पार्ट यहाँ का बना हुआ वाटर से रिएक्ट करेगा, तो थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा, Fe3+ वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा हमारा, Fe2O3 डॉट H2O, एंड दिस वाला पार्ट धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, ये कैथोड के ऊपर आगे रिएक्ट करके यहाँ पर रेड रेड कलर के सब्सटेंस जमा होते हुए दिखेंगे, तो ये वाला पार्ट इज नथिंग बट रस्ट। तो होल सिनेरियो क्या हो गया, आयन वाले पार्ट में एक एनोड है और एक कैथोड है, एनोड के ऊपर आयन पहली बार ऑक्सीडाइज होकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऐसा अकेला एक आयन तो नहीं होगा, 2 आयन होगा, 2 आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe2 बनाया होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन कहां से आएगा, हवा से आएगा, हाइड्रोजन कहां से आएगा, पानी में से आएगा, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, तो यहाँ पर वाटर बन गया, यहाँ पर आयन Fe2+ बन गया, फेरस बन गया। एक बार ऑक्सीडाइज होने के बाद Fe वाला पार्ट फिर से Fe3+ बनेगा, मतलब ये यहाँ से ट्रेवल करके कहाँ आएगा, कैथोड रीजन पे आएगा, और यहाँ पर ये सेकेंड टाइम ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकेंड ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, बिकॉज वो आयन 2+ से 3+ बन रहा है, उसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वो सेकेंड टाइम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये आयन वाला पार्ट यहाँ के वाटर से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके बनाएगा Fe2O3 डॉट H2 वाला पार्ट, और यही हमारा फॉर्मूला किसका है, रस्ट का है, तो ऑटोमेटिकली कैथोड के रीजन में मुझे क्या दिखेगा, रस्ट दिखना स्टार्ट करेगा, मतलब इस लोखंड को धीरे धीरे जंग लगने लग गया है। ओके, दिस एंटायर प्रोसीजर इज कॉल्ड एज रस्टिंग वाला पार्ट। एग्जाम में तुम लोगों को थियरी, ये 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, आप लोगों को डायग्रामेटिकली दे सकते हैं और तुम लोगों को पूरा आंसर लिस्टिंग वाला पार्ट लिखना होगा, वो अपना थियरी वाले पार्ट में देख लेना, बट ये 1, 2 एंड 3 ये 3 रिएक्शंस आप लोग प्लीज लिखना आंसर में, बिकॉज एग्जामिनर रिएक्शन देखेगा तो बट ऑब्वियस थियरी में तुमने कुछ कम भी लिखा होगा, रिएक्शन देखे वो इंप्रेस हो जाएगा। तो आप लोग मैंने हालांकि बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखा, आप लोग लिखोगे तो बैलेंस इक्वेशन लिखने का ही ट्राई करना। ओके, आप लोगों को नंबर्स दिया टेक्स्ट बुक में, इट्स ऑन पेज नंबर 44 वाला पार्ट,
तो आप देख लेना रिएक्शन वाले पार्ट में हो कैसे रहा है, तो वो रिएक्शन लिखोगे तो एग्जामिनर जो भी होगा थोड़ा सा इंप्रेस हो जाएगा, और हमको इंप्रेस ही तो करना है अल्टीमेटली। ओके, तो दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक एंड द लास्ट वन इज रैंसिडिटी। ना रैंसिडिटी के ऊपर एक गिव रीजन क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया है पेज 45 के ऊपर कि व्हाई वी शुड यूज एयरटाइट कंटेनर्स। एयरटाइट कंटेनर्स वाला पार्ट में क्या था, अगर रैंसिडिटी की बात करें, ये बेसिकली रिलेटेड टू ऑयल या फिर घी। ऑयल एंड घी का पंगा ही है। अगर तुम समोसा की बात करो, समोसा वाला पार्ट लाइक तुम मॉर्निंग में बना रहे होगे तो उसमें ऑयल में फ्राई कर दोगे और उसको निकाल दो और उसको तुम बाहर ही पड़े रहने दो शाम तक, तो धीरे धीरे वो ऑयल का धीरे धीरे टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो स्मेल या स्टिंग करने लग जाएगा। अगर ऐसा कुछ तुम खा भी लेते हो तो तुमको हिकअप्स आने लग जाएंगे, फिर से वो ऑयल का टेस्ट आने लग जाएगा। एट दैट टाइम लोग क्या बोलेंगे, भाई ऑयल इज रैंसिड। ये होता क्यों है, अगर ऑयल वाला पार्ट एयर से मिक्स हो गया, मतलब वो ऑक्सीडाइज होने लग गया, ऑक्सीडाइज होने लग गया एक बार के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज ना हो उसके लिए एयर टाइट कंटेनर यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो मेन मुद्दा क्या हो जाएगा, ऑयल वाले पार्ट को हवा से रोकना है। अगर वो हवा वाले पार्ट से मिक्स हो जाएगा तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, और टेस्ट चेंज होने खराब होने से हम लोग को खाएंगे तो हम लोग बीमार हो सकते हैं या वॉमिटिंग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो लेस का, लेस के पैकेट में तो दुनिया भर की हवा भर के रखते हैं। तो दुनिया भर की हवा क्यों भरते हैं, बनाया होगा 2 महीने पहले, फिर तुम जिस दिन भी तुम ओपन अप करोगे, जैसे चिप्स खाओगे क्रैकिंग साउंड, क्रिस्पी रहना स्टार्ट रहेगा। तो घर पे बनाओ, सुबह से शाम तक बनाओगे तो वो पूरा सा लूज हो जाएगा, हवा लग जाएगी उसको। तो री वाला पार्ट का रीजन क्या हो गया, बिकॉज हम लोग ने ऑयल वाले पार्ट को फ्राई तो कर लिया, अब वो उसको ऑक्सीडाइज ना हो हम लोग को हवा से रोकना है। तो लोग क्या करते हैं, उसमें एंटी ऑक्सीडेंट डाल देते हैं, मतलब नाइट्रोजन वाला पार्ट हो गया, तो लोग क्या करेंगे नाइट्रोजन गैस फिल करके उसको पैक करके रख देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे वेपर्स हो गए, वो वेपर्स वाले पार्ट के ऊपर एयर का कुछ कांटेक्ट नहीं बनेगा, तो चिप्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। अगर चिप्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वाला पार्ट सेफ रहेगा, जैसा है वैसे का वैसा ही रह जाएगा। इसके लिए हम प्रीफर करते हैं कि हम एयर टाइट कंटेनर्स यूज करें तो हवा ना आए और मेरा ऑयल वाला पार्ट क्या हो, ऑक्सीडाइज ना हो। अगर ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो ऑयल वाला पार्ट ट्रांसलेट नहीं होगा, बट अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो ऑयल खराब हो जाएगा, तो वो ऑयल वाले की चीजें जो फूड स्टफ हमने बनाया होगा उसको भी फेंकना पड़ेगा। अगर पूरा ऑयल ही खराब हो गया तो पूरे ऑयल को ही फेंकना पड़ेगा, फिर वो हमारे कुछ काम का नहीं है। अगर तुम ऐसे बनाओगे तो तुम्हें ही हेल्थ इश्यूज वाला पार्ट हो सकता है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ रैंसेट, ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, बट इसमें एक बेसिक गिव टॉपिक है जो आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so I think so we have completed all the topics and that's it from this segment also, and we have completed chapter number 3 for today. That's it. Bye bye and have a great day. And if you haven't subscribed my channel, please do subscribe my channel and share it with your friends also. Thank you.